नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। 4 साल पहले जासूसी के आरोप में उन्हें मिलिट्री कोर्ट ने यह सजा सुनाई थी। पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसी ने गुरुवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूर कर लिया। पाकिस्तानी जेलों में बंद विदेशी कैदी जिन्हें सैन्य अदालतों ने सजा सुनाई है, इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील नहीं कर पाते थे। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से इस मामले में सुधार करने को कहा था ताकि दूसरे देशों के नागरिकों के इंसाफ मिल सके। अगर नए बिल को सीनेट में भी पास कर देते हैं तो यह कानून बन जाएगा। इसके बाद जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हायर सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव रॉ के एजेंट हैं और उन्हें बलूचिस्तान से 2016 में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने वहीं से अगवा किया था। मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में जाधव को सजाए मौत का फैसला सुनाया था। भारत ने इसे आईसीजे में चैलेंज किया, तब से यह मामला पेंडिंग है। आईसीजे ने सजा पर रोक लगा दी थी। एनएसए अजीत डोभाल ने खुद पाकिस्तान के तब के एनएसए नासिर खान जंजुआ से इसके लिए बात की थी। हालांकि यह बातचीत बेतिंजा रही। इस उम्मीद थी कि पाकिस्तान से बैकडोर बातचीत करने पर हम उन्हें मना लेंगे। हम मानवीय आधार पर जाधव की रिहाई की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 8 जून को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, बयानबाजियों का दौरा शुरू हो गया। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे। यह दौर अभी थमा नहीं था कि शिवसेना नेता संजय राउत के बयान ने माहौल और गर्मा दिया। बयान के बीच महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी रकंपा के चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने लोगों को बाला साहेब ठाकरे का वादा याद दिलाते हुए कहा कि शिवसेना वाद खिलाफी नहीं करती। अब 100 मिनट की मुलाकात पर 1000 बातें क्यों? 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी घोषणा की। जब सवाल हुए तो उद्धव ठाकरे के जवाब ने चर्चाओं का माहौल और गर्म कर दिया। वे बोले, भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से थोड़े ही मिलने गया था जो छिप कर मिलता। सियासी बयानबाजियों और उद्धव मोदी की मुलाकात के बीच शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार 5 साल चलेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस अगले यानी 2024 के चुनावों में भी साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इजरायल सेना और खुफिया एजेंसी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन किया है। इसमें 3 फिलिस्तीन मारे गए हैं। इनमें से 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। यह ऑपरेशन इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात किया था। अब यह तमाम हसाम के इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एजेंसियों ने ऑपरेशन के लिए मिलिट्री वकील के बजाय सिविलियन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया। हमला तब किया गया जब फिलिस्तीन जासूस और कुछ सैनिक एक गाड़ी में किसी मिशन के लिए निकल रहे थे। गुरुवार को मारे गए लोगों का जनाजा निकला था। इजरायल के वेस्ट बैंक के किए गए ऑपरेशन में हमास ने अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा है। उसके एक प्रवक्ता ने कहा, फिलिस्तीन सरकार इजरायल को हमारे बारे में सूचनाएं देकर गाजा के लड़ाकों को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन यूपी की सियासत में एक और बड़ी हलचल दिखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अचानक 2 दिन का दिल्ली का प्रोग्राम बना लिया। गुरुवार शाम करीब 4 बजे वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर भी पहुंचे गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने से उन्हें आवाज पहुंचाए है। योगी आज ही नड्डा से भी मिलेंगे। इसके बाद कल वे मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर योगी ये मुलाकातें कर रहे हैं।
अमित शाह के साथ अपना दल की अध्यक्ष व सांसद अनुप्रिया पटेल की मीटिंग जारी है। सूत्रों ने बताया कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया अपनी बात शाह के सामने रख सकती है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी उनका एजेंडा हो सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएम संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के कामकाज का जायजा लिया था। कई मंत्रियों से मुलाकात करके उनकी नाराजगी जानी थी। संगठन से जुड़ते नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी। सीएम योगी के दिल्ली पहुंचते ही एक बार फिर से यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जाता है कि योगी के यूपी आने के बाद इसका ऐलान हो सकता है। सरकार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। भारत ने चीन से स्पष्ट कहा है कि टकराव से भी चर्चों को सैनिकों की पूर्ण वापसी होनी चाहिए। यह दोनों आदेशों के बीच तनाव कम करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए जरूरी है। दोनों पक्ष मौजूदा समझौते पर प्रोटोकॉल के अनुरूप लंबित मुद्दों का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता पर सहमत हैं। बागाची ने कहा, हमने बार बार जोर देकर कहा है कि अन्य क्षेत्रों से सैनिकों की पूर्ण वापसी दोनों पक्षों के बलों के बीच तनाव कम करने का मार्ग खोलेगी। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल मई से तनाव है। इस सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की 11वें दौर के बीच 9 अप्रैल को हुई थी। वहीं कार्यकारी सलाह एवं समन्वय तंत्र के ढांचे के तहत राजनीतिक स्तर के पिछले दौर की बातचीत 12 मार्च को हुई थी। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर जिले के कोटड़ा में वैक्सीन लगने पहुंची टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा, जहां एक ग्रामीण ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर टीका लगाने पहुंची टीम के साथ अभद्रता की। कोटरा इलाके में डिंगावरी कला पंचायत समिति के वैक्सीनेशन करने पहुंची सीएचओ रमीला ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में काफी कम वैक्सीनेशन हुआ था। ऐसे में हमारी टीम डोर टू डोर सर्वे कर ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के लिए प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक एक शादीशुदा और अविवाहित लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। उनका यह रिश्ता कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। 19 साल की अविवाहित युवती और 31 साल का एक शादीशुदा युवक ने मिलकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने परिवार से खतरा बताते हुए कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में कपल को पति पत्नी की तरह रहना चाहिए। इस रिश्ते के लिए दोनों की उम्र शादी लायक होनी चाहिए और शादी करने की मान्यता भी होनी चाहिए। गंगा में कोरोना संक्रमितों के बहते शवों की तीसरी पूरी दुनिया ने देखी है, जैसे देश भर में हड़कंप मचा है। अब यह जानने की बारी है कि इन शवों ने गंगा को कितना प्रदूषित किया है। क्या कोरोना संक्रमण का जहर पवित्र गंगा के पानी में भी उतर गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लखनऊ को दिया गया है। कोरोना संक्रमितों के शवों को गंगा में बहते सबसे पहले बक्सर के घाटों पर देखा गया था। यही वजह है कि IITR एनालिस्ट की टीम ने सबसे पहले बक्सर से ही गंगा के पानी का सैंपल लिया। बक्सर के साथ ही पटना, भोजपुर और सारण में भी टीम ने सैंपल दिए। गंगा के पानी का सैंपल लेने के लिए IITR की 3 सदस्यीय टीम बिहार आई थी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के साथ विभिन्न जिलों के गंगा घाट पर गई टीम ने प्रशासन की मौजूदगी में सैंपल इकट्ठा किया। इस टीम ने 1 जून को बक्सर और 5 जून को पटना, भोजपुर और सारण में गंगा के पानी का सैंपल लिया। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एनालिस्ट डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सैंपलिंग का यह पहला राउंड है। इसके बाद फिर से सैंपल लिए जाएंगे, जिसके लिए टीम फिर से बिहार आएगी। डॉक्टर नवीन कुमार के मुताबिक दूसरे राउंड में भी गंगा के पानी का सैंपल लिया जाएगा। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एनालिस्ट डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि सैंपलिंग का यह पहला राउंड है। इसके बाद फिर से सैंपल लिए गए, जिसके लिए टीम फिर से बिहार आएगी। डॉक्टर नवीन कुमार के मुताबिक दूसरे राउंड में भी गंगा के पानी का सैंपल लिया जाएगा। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में भी कमी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को देश में 91,211 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,73,558 संक्रमित ठीक हो गए और 3,401 की मौत हो गई। यह लगातार चौथा दिन था जब नए संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम रही।
10 जून को 45,542 एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम हुई है। इसमें गिरावट का सिलसिला करीब 1 महीने से जारी है। पिछली बार 12 मई को इसमें 6,399 की बढ़ोतरी दर्ज की थी। अभी देश में 11,19,928 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक परिवार का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उनके परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य के शरीर में चुभन की शक्ति पैदा हो गई है। जैसे किसी चुबंक से लोहा चिपक जाता है। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मामले की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा, इस मामले में क्या सच्चाई है उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। परिवार ने इस घटना का वीडियो बनाया और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन की ओर से भी डॉक्टर्स की एक टीम बुधवार को यहां जांच के लिए पहुंची और वे भी इसे देख हैरान पड़ गए हैं। अरविंद सोनार की जांच करने पहुंचे डॉक्टर अशोक देहरात ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है। नासिक के सिटी अस्पताल के डॉक्टर नवीन बाजी ने बताया कि यह पहला मौका है जब टीकाकरण के बाद एक हाथ पर लोहे और स्टील का सामान चिपक रहा है। उन्हें उस निजी अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए जहां उन्हें टीका लगवाया गया था। नासिक के शिवाजी चौक इलाके में रहने वाले 71 वर्षीय अरविंद जगन्नाथ सोनार ने 2 जून को कोविशील्ड के दोनों डोज पूरे की थी। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि उनके शरीर में यह पावर आई है। अरविंद के बेटे जयंत ने बताया, मैं न्यूज़ देख रहा था। इसी दौरान मैंने पापा के कंधे से चिपके हुए कुछ सिक्के देखे। शुरू में मुझे लगा कि शायद वो सो रहे थे और उठे तो यह पसीने के कारण बेड पर पड़े सिक्के चिपक गए होंगे। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ और चीज़ों को चिपकाया तो हमारी धारणा बदलने लगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में निलंबित हुए महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के पति साजाराम गुर्जर का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में राजाराम गुर्जर जयपुर में सफाई का काम कर रही बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि से 10% कमीशन पर बात करते हुए दिख रहे हैं। राजाराम और एक व्यक्ति जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है वह बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ रुपए के बकाया जेल रहे भुगतान करने को लेकर 10% कमीशन की पेशकश कर रहा है। वह वायरल वीडियो 20 अप्रैल 2021 को शाम करीब 6:30 बजे का बताया जा रहा है। एसीबी ने प्राथमिक जांच भी दर्ज कर ली है। एसीबी डीजी BL सोनी का कहना है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे लोक सेवा संबंधी रिश्वत की बात हो सकती है। साफ तौर से भ्रष्ट आचरण से जुड़ी जानकारी मिल रही है। इस वीडियो के आधार पर हमने प्राथमिक जांच PE दर्ज कर इसकी जांच एसीबी के एडिशनल SP को दी है। जयपुर शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली बीवीजी कंपनी को हटाने को लेकर ही महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के बीच टकराव हुआ था। महापौर और पार्षद जयपुर शहर में सफाई का काम इस कंपनी से छीनना चाहते थे। वहीं कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव ने अदरूज में कटकाए लगाए थे। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी की चर्चाओं के बीच एक बार फिर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। सचिन पायलट के जयपुर आवास पर अचानक हलचल बढ़ गई है। सुबह से ही सचिन पायलट के सिविल लाइसेंस आवास पर उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। गहलोत के समर्थन में बयान देने के बाद आज पहली बार विश्वेंद्र सिंह ने सचिव पायलट से मुलाकात की। विश्वेंद्र सिंह ने अलावा पायलट समर्थक राकेश पारेख, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश बाकर, रामनिवास गवाड़िया और निमकाथा ने विधायक सुरेश मोदी से सचिन पायलट से मुलाकात की। भाजपा विधायक गुरदीप शापिणी ने भी पायलट से मुलाकात की। विश्वेंद्र सिंह ने कल कहा था, मैं अशोक गहलोत के साथ हूं क्योंकि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया है। मैं सचिन पायलट के भी साथ हूं। मैं गहलोत और पायलट दोनों के बीच सेतु का काम कर रहा हूं ताकि कांग्रेस बच सके। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर हर साल दौसा के बंडाना में होने वाली बड़ा कार्यक्रम टाल दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कार्यक्रम टाला है। हालांकि सचिन पायलट और समर्थक विधायक बंडाना जा सकते हैं। बताया जाता है कि कल पुण्यतिथि पर जुटने वाले विधायकों की संख्या के हिसाब से पायलट ताकत दिखा सकती है। सचिन पायलट कल के कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जयपुर में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पायलट ने कल कांग्रेस की VC में हिस्सा लेते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जन आंदोलन का सुझाव दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी के साथ ही मॉडिफाइड
लॉकडाउन 2.0 का सरकार ने भी रोडवेज व निजी बसों का संचालन 10 जून से शुरू किया। अब रोजाना इन बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब 1 महीने में भी से सभी बसों का संचालन बंद था। प्रदेश की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बसों के आवागमन के अनलॉक होने पर यात्रियों की भीड़ लगी। टिकट विंडो पर लंबी लाइनें लगी और प्रवेश से पहले यात्रियों की समर्थल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइज किया गया। रोडवेज प्रशासन ने नो मास्क नो मूवमेंट के तहत सभी यात्रियों, चालक और परिवार चालक का मास्क पहना अनिवार्य रखा। बार बार अनाउंसमेंट कर यात्रियों के मास्क लगाने की अपील की गई। पुलिस और बस स्टैंड के कर्मचारी यात्रियों को डिस्टेंस बनाकर खड़े होने की हिदायत देने नजर आए, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो सकी। पहले दिन सभी रोडवेज बसों की सीटों यात्रियों से भरी नजर आई। राजस्थान के बाहर जाने वाले थे, लेकिन इन बसों का संचालन बंद होने से वे वापस घर लौट गए। बस स्टैंड पर 1 महीने बाद खाने पीने और जरूरत के सामान की दुकानें भी खुली, लेकिन वहां व्यापारी खुश नजर नहीं आए। उनका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से दुकान का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी ग्राहक पहले के जैसे दुकानों पर नहीं है। परिवहन विभाग ने सभी निजी बस संचालकों को अपनी बसों में अच्छी गुणवत्ता के मास्क रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ये मास्क यात्रियों को दिए जाएंगे। किसी भी यात्री में कोविड के लक्षण पाए जाने की स्थिति में राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर सूचना देंगे। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे आशाराम की जमानत के लिए लगाई पिटीशन के विरुद्ध पीड़िता के भी पिता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने जमानत का विरोध करते हुए याचिका में कहा है कि आशाराम के बाहर आने से उनकी बेटी और परिवार को जान का खतरा है। पहले भी 10 गवाहों पर हमले किए जा चुके हैं और उनमें से 3 मर चुके हैं। अगर जमानत स्वीकार की जाती है तो उसकी बेटी और परिवार के साथ साथ सूरत में लंबित रेप केस में पीड़िता व गवाहों को भी जान का खतरा हो सकता है। ऊपर सरकार ने सिक्योरिटी भी घटा दी। पीड़ितों की पीड़ित ने पिता ने याचिका में यह भी दावा किया है कि उनके अनुयायियों द्वारा धमकी दी जा चुकी है। गत 5 मई को आशाराम कोरोना पॉजिटिव हो गया था। उसका इलाज एसडीएम अस्पताल में चल रहा था। जल्दी रिकवर नहीं होने पर उसे 7 मई को एम्स में भर्ती कराया गया था। आशाराम ने आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए सजा स्थगित कर 2 महीने की अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की टीम ने गुरुवार को ब्यावर नगर परिषद समाप्ति के कथित निजी सचिव और एक दलाल युवक को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस दौरान कार्रवाई की पहले से भनक लगने की व्यापारी से रिश्वत की मांग करने वाला एक पार्षद मौके से फरार हो गया। एसीबी के एएसपी भोपाल सिंह लाखावत के अनुसार ब्यावर निवासी परिषद ने शिकायत देकर बताया कि ब्यावर में शाहपुरा मोहल्ला शीतल माता के मंदिर के पास स्थित मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने हॉल का करीब 1 वर्ष पहले रिनोवेशन करवाकर मिठाई की दुकान बनवाई थी। इस दुकान को लेकर नगर परिषद ने नोटिस जारी किया था। परिवादी ने बताया कि नगर परिषद का नोटिस मिलने के तकरीबन 22 दिनों बाद ब्यावर समाप्ति के पीएस भरत मंगल के उन्हें फोन किया। इस दौरान कहा कि अगर आपकी दुकान के नोटिस के मामले में आप निपटारा करवाना चाहते हैं तो पार्षद अनिल चौधरी, कुलदीप बोहरा और सुरेंद्र सोनी को 3 लाख रुपए देने होंगे। इस पर परिवादी के कथित पीएस भरत मंगल को तीनों पार्षद के साथ मीटिंग करवाने को कहा। ब्यावर निवासी परिवादी ने शिकायत देकर बताया कि ब्यावर में शाहपुरा मोहल्ला शीतला माता के मंदिर के पास स्थित मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने हॉल का करीब 1 वर्ष पहले रिनोवेशन करवाकर मिठाई की दुकान बनवाई थी। इस दुकान को लेकर नगर परिषद ने नोटिस जारी किया गया था। नगर परिषद के दुकान निर्माण को अवैध बताते हुए कागजात पेश करने को कहा था। आज गुरुवार को पार्षद कुलदीप बोहरा व समाप्ति का कथित पीएस भरत मंगल परिवादी की दुकान पर पहुंचा। यहां मामले को सुलझाने के लिए 10 मिनट बाद उनको द्वार भेजे जाने वाले 2 युवकों योगेश और सुनील को 2.5 लाख रुपए देने की बात कही। थोड़ी ही देर बाद सुनील लखारा दुकान पर पहुंचे, जिन्हें दुकानदार से इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। तो खबरें फटाफटों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।